Good morning, everyone. Welcome on Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. So, जैसा कि कल हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट डील किया था, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा की थी। अगर आपको उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट डिटर्मिनेंट और उसके आगे जो जो ऑपरेशंस होते हैं उन सब चीजों के बारे में। और काफी अच्छा लगा आप सभी लोगों ने आज 8 बजे शार्प क्लास को ज्वाइन कर लिया है। कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन को बता रहा है कि आप इस क्लास को लेके काफी सीरियस है। सो ओके, साउंड ऑडिएबल है? एक बार बताएंगे आप लोग, सभी लोग ऑडिएबल है साउंड? एक बार यस और नो कमेंट करके बताएं। यस, अदिति साउंड बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स कंफर्म कर रहे हैं इस बात को। चलिए, तो मेरे ख्याल से सेशन स्टार्ट किया जा सकता है आज का। तो आज का जो पहला पॉइंट है हमारा, वो है अबाउट डिटर्मिनेंट। किस तरीके से हम लोग एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। डेफिनेटली ये एक मैट्रिक्स के ऊपर एक ऑपरेशन लगाया गया है। अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डेल से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और डिटर्मिनेंट के लिए देखिए, जो मैट्रिक्स होती है तो आप यूज करते हैं ब्रैकेट, लेकिन जब बात होगी डिटर्मिनेंट तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन दिखाई जाएगी। तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके ऊपर अभी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम लोग डिटर्मिनेंट को एक डिफरेंट लेवल पर लेकर चलेंगे। जब तक सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। हमने 3x3 का डिटर्मिनेंट यहाँ पर कंसीडर किया है। बाय द हेल्प ऑफ दिस 3x3 डिटर्मिनेंट हम लोग काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसके अंदर डील करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 3x3 डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए, किसी भी 3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप उसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड कर सकते हैं। बिफोर गोइंग ऑन डिटर्मिनेंट, हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट आता है आपके पास में माइनर। माइनर क्या होता है? देखिए, माइनर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, लेट अस सपोज माइनर ऑफ A11। ये बहुत आसान है। A11 जिस कॉलम में है उस कॉलम को आप छोड़ दीजिए। A11 जिस रो में है उसे आप छोड़ दीजिए। रेस्ट पार्ट जो भी आपके पास में बचा है उसे आप मेंशन कर दीजिए। A22, A32, A23 एंड A33। इसी तरह से बेटा अगर आपको फाइंड करना हो माइनर ऑफ A12, अगर 12 के माइनर की बात हो रही है तो 12 जिस कॉलम में है उस कॉलम को आप छोड़ दीजिए, जिस रो में है उसे छोड़ दीजिए। रेस्ट पार्ट जो भी आपका बचेगा 21, 31, 23 एंड 33। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए माइनर लिख सकते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स यस और नो लिख के मुझे ये बात बताएंगे कि माइनर लिखना आप समझे या नहीं समझे। मैंने बताया ना कि सिर्फ कमेंट सेक्शन ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और सिस्टमैटिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। अगर मान लीजिए आपको लिखना हो माइनर ऑफ A13, तो आप 13 जिस कॉलम में है उसे छोड़ देंगे और 13 जिस रो में है उसे छोड़ देंगे। बेसिकली रेस्ट पार्ट विल बी और माइनर ऑफ A13। सो A21, A31, A22, A32, ये आपके पास में आएगा माइनर ऑफ A13। मैंने 3 एलिमेंट के लिए बेटा आपको माइनर लिखना सिखाया है। आप इस तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए माइनर लिख सकते हो। उसके बाद में एक टर्म आता है जिसे बोला जाता है कोफैक्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो बेसिकली कोफैक्टर कैसे लिखा जाता है, देखिए कोफैक्टर ऑफ A11। अगर आपको कोफैक्टर ऑफ A11 लिखना है तो क्या तरीका है A11 का कोफैक्टर लिखने का। सबसे पहले आप जाएंगे A11 के पास में और यहां पर लिखेंगे -1 इसकी पावर I प्लस J, और यहां पर आ जाएगा
माइनर ऑफ A11। इट मीन्स अगर मुझे लिखना हो को फैक्टर ऑफ A11, सो इट इज वेरी सिंपल, -1 की पावर i प्लस j। और i प्लस जे में आप i प्लस जे में बेटा आप बोल सकते हो ये i होता है ये j होता है, aij में ये i और ये j, तो आप लिख सकते हो -1 इसकी पावर 1 प्लस 1। माइनर ऑफ A11 अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये बन जाएगा A22 A23 A32 A33। सो फाइनली आप बता सकते हो कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल्स टू, देखिए -1 का स्क्वायर मतलब +1, तो ये आपके पास में आ गया A22 A23 A32 A33। तो मेरे ख्याल से आपने यहां से कोफैक्टर फाइंड करने में जो भी प्रोसेस जो भी स्टेप यूज हो रहे थे वो समझ लिए। इसी तरह से बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर कोफैक्टर ऑफ A12, तो 12 का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। आप यहां पर लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 2, और उसके बाद में माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12। तो कैसे लिखा जाएगा इसे, कोफैक्टर ऑफ A12 इक्वल्स टू -1 की पावर 3। अब माइनर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये 1 2 है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, मतलब ये वाला आपका माइनर आपको यहां पर यूज करना है। सो इट विल बी लाइक A21 A31 A23 एंड A33। तो ये बन गया फाइनली आपके पास में कोफैक्टर ऑफ A12। सो कोफैक्टर ऑफ A12 इज माइनस ऑफ A21 23 31 33। इसी तरीके से बेटा आप हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे इस बात के बारे में बताएंगे कि क्या कोफैक्टर फाइंड करना आप सभी लोगों को समझ में आ गया? क्या बेटा कोफैक्टर फाइंड करना आप सभी लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। सो आपने माइनर फाइंड कर लिया, आपने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। मैं बात करता हूं कि अगर मुझे बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो क्या प्रोसीजर है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। आपने फिर से इस डिटर्मिनेंट को यहां पर मेंशन कर लिया, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। देखिए जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो बोला जाता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए। हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट किया तो हम लिखेंगे यहाँ पर A11 A11, और 11 जिस कॉलम में है और जिस रो में उसे छोड़ दो, रेस्ट पार्ट विल बी A22 A32 A23 A33। उसके बाद में आएगा बेटा A12। सो A12 आपके पास में आ गया एज इट इज, और A12 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे आप छोड़ दीजिए यहां पर, ये बनेगा आपके पास में A21 31 A23 33। उसके बाद में आएगा आपके पास में A13 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे छोड़ दीजिए। सो फाइनली ये बन रहा है आपके पास में A21 31 22 32। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है वो समझिए आप। यहां पर मैंने साइन नहीं लगाए, ऐसे ही छोड़ दिया। साइन कैसे लगेंगे, अगर ये A11 है तो आप यहां पर लिखेंगे -1 की पावर i प्लस j। तो ये 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो -1 की पावर कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर even, तो यहाँ पर क्या रहेगा एक पॉजिटिव साइन रहेगा। यहाँ 1 प्लस 2 है तो -1 की पावर क्या हो गया ऑड, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा एक नेगेटिव साइन। यहाँ 1 प्लस 3 है तो -1 की पावर क्या हो गया इवन, तो यहाँ पर कौन आएगा आपके पास में इवन पावर, पॉजिटिव साइन। सो मेरे ख्याल से ये साइन आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे कि किस तरीके से मैंने डिटर्मिनेंट को यहाँ पर लिखा है, उनको समझ में आया या नहीं आया। चैट बॉक्स में सिर्फ यस और नो आप लिखे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया।
हाँ, और सभी लोग चैट बॉक्स को इस्तेमाल करें। ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली ये आपके पास में डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो A11 एज इट इज रहेगा। अभी आपको समझ में आएगा क्यों सर इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं। देखो कैसे, A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12। सेम प्रोसेस बेटा, A2133 माइनस 2331 प्लस A132132 माइनस 3122। सो आप देख सकते हैं ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया कंप्लीट। ये आपका कंप्लीट डिटर्मिनेंट आ गया यहां पर। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करना चाहूं, A112233 माइनस 112332 माइनस 122133 प्लस 122331 प्लस 132132 माइनस 133122। ये आपके पास में डिटर्मिनेंट आ रहा है, जो देखने में शायद आपको थोड़ा लेंथी दिखाई दे रहा होगा, पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव टर्म्स है, आप उन पॉजिटिव टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए। सो ये पॉजिटिव टर्म आ गई 112233 प्लस नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म इज 122331। नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म इज 132132। ये आपके पास में पॉजिटिव टर्म्स आ रही है तीनों। अगर मैं बात करूं बेटा तीनों नेगेटिव टर्म्स की, तो उनमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब उनमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास में पहली टर्म दिखाई दे रही है 112332। दूसरी टर्म आपको दिखाई दे रही है 122133। नेक्स्ट टर्म दिखाई दे रही है 133122। सो ओवरऑल देखिए तो यहां पर ये 6 टर्म आ रही है, जिसमें से 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है। मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक बहुत प्यारा ऑब्जर्वेशन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। वो ये है कि अगर मुझे कोई डिटर्मिनेंट दिया गया बेटा 3x3 का, तो A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। सो ऑब्जर्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एक बार और यहां रिपीट कर दूं, तो 112131 122232। देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इस लाइन में बेटा जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से, 112233। तो आपने लिखा A11 A22 A33 प्लस नेक्स्ट लाइन में देखिए बेटा 122331 122331। नेक्स्ट लाइन में देखिए 132132 132132 माइनस। मेरे ख्याल से ये जो तीनों पार्ट लिखे गए हैं ये किस तरीके से लिखे गए हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं। अब आप देखिए इधर से मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए कौन सा पार्ट सेलेक्ट किया गया है। अब इधर से देखिए आप 312213 312213 प्लस देखिए ये रहा 312213। देखिए नेक्स्ट 32
322311 प्लस 332112। सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि सबसे पहले चीज तो इसको कैसे मैंने यहां पर एक्सपेंड किया और उसके बाद में किस तरीके से ये ऑल्टरनेट तरीके से इसे अरेंज किया। ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे इस बारे में, यस और नो। इनका क्या काम है अभी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए हमारा मैथमेटिक्स एक डिफरेंट अप्रोच लेके चलता है। हम लोग सेमेस्टर या कन्वेंशनल अप्रोच के साथ नहीं बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। वो बोलते हैं ना कि जब आप पानी से भरे हुए आधे गिलास को देखोगे तो कुछ लोगों को खाली दिखाई देगा, कुछ लोगों को भरा दिखाई देगा। तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से देखते हैं। जब आप सेमेस्टर में इस पॉइंट को देखते थे तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करना जानते थे, लेकिन हमने इसको दूसरे नजरिए से देखा। जब दूसरे नजरिए से देखा तो हमें पता चला यार 6 स्टेप को आप यहां से भी फाइंड कर सकते हो। यहां से फाइंड करने से क्या फायदा मिल रहा है वो देखिए सर। यहां से फाइंड करने से क्या फायदा मिल रहा है। लेट अस सपोज आपको कोई बोलता है एक डिटर्मिनेंट है जिसे सॉल्व करना है। लेट अस सपोज हमने कहा कि माना कि डिटर्मिनेंट 1 0 3 2 3 4 5 1 2 ऐसे लिख दिया। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसे मुझे सॉल्व करना है। तो मेरे पास में क्या तरीका है? मेथड नंबर 1, मेरे पास में क्या तरीका है? देखिए मेरे पास पहला मेथड ये है कि क्यों ना मैं इसको किसी रो या किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूं। तो मैं या तो इसे इस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकता हूं, मैं या फिर इसे इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकता हूं, या फिर इस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकता हूं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकता हूं। तो पहला तरीका तो यह है कि आप जो सीखते हो उस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। तो आपने यहां पर लिखा डेल इक्वल्स टू 1 पहला एलिमेंट। फिर देखिए इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए, कौन बचे यहां पर? 3 4 1 2 2। यहां पर कौन आएगा? एक नेगेटिव साइन। अभी अभी बताया था क्यों आएगा नेगेटिव साइन। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा बेटा 0 3 1 2 प्लस 5। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए बेटा, ये बन जाएगा 0 3 3 4। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। सो डेल इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना आ रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा 0 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो 0, दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस 9। सो ओवरऑल आप बोल सकते हो सर ये आ रहा है 2, इसको सॉल्व करने से 2 आ रहा है, इसको सॉल्व करने से आ रहा है +6, इसको सॉल्व करने से आ रहा है आई थिंक -45। सो ओवरऑल डेल इक्वल्स टू ये आ रहा है हमारे पास में -38 ना -37। बताओ पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यस और नो सभी स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यस और नो सभी स्टूडेंट्स? बिल्कुल बेसिक चर्चा कर रहे हैं। अब मेथड नंबर 2 जो आपने ऑल्टरनेट अभी सीखा था वो क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि अगर आपको दिया गया 1 0 3 2 3 4 5 1 2, अगर ऐसा कोई भी डिटरमिनेंट आपको दे रहा है तो आप सबसे पहले तो फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को रिपीट कर दें और उसके बाद में आप लिखिए डिटरमिनेंट इज, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 प्लस यहां देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 प्लस यहां देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0 माइनस, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 45 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 और ये देखिए 0। सो आप देख सकते हैं यहां से भी आपके पास में जो आ रहा है बेसिकली वो -37 ही आ रहा होगा। बोलिए यस और नो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको सभी स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स ये जो दूसरा मेथड है वो मैंने आपको बताया, वो पॉइंट समझ में आया नहीं आया? तो कंपैरेटिवली आप देखेंगे ये मेथड इसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मेथड में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। वो पॉइंट्स कौन से हैं?
पहला पॉइंट, ये जो अल्टरनेट तरीका आपको बताया गया है, ओनली वैलिड फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट, सिर्फ और सिर्फ 3x3 डिटर्मिनेंट के लिए ये वैलिड है। अगर डिटर्मिनेंट बदल जाएगा तो ये वैलिड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आप समझिए ये सब आपने क्यों किया। ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, तो ये A11 है, ये A11 का माइनर है, ये 12 है, ये 12 का माइनर है, ये 13 है, ये 13 का माइनर है। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, जरा देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। A12 तो मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं ये A11 है, ये A11 का कोफैक्टर हो गया, ये A12 है, ये A12 का कोफैक्टर हो गया, ये A13 है, A13 का कोफैक्टर हो गया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेंट जो लिखा जा रहा है बेटा, डिटर्मिनेंट जो आप लिख रहे हैं, बेसिकली वो डिटर्मिनेंट कोई नई चीज नहीं है। वो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स है उनको अगर उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, देखो A11 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, A12 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, A13 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद में उसे ऐड कर दिया गया है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि यहां पर अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करके उनको उन्हीं के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां से डिटर्मिनेंट। तो पहली चीज तो डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट, जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं 3x3 के लिए तो आपको टोटल 6 टर्म देखने को मिल रही है। अगर इसी तरीके से आप एक 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ये मान लीजिए A11, A12, A21, A22, तो आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करने के लिए हमें A11 मल्टीप्लाई बाय A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई बाय A21, तो कितनी टर्म की जरूरत पड़ी, 1 और 2। तो आपने बोला जब 2x2 का डिटर्मिनेंट होता है तो डिटर्मिनेंट में 2 टर्म आती है, जब 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में 6 टर्म आ रही है। तो आप बोल सकते हो कि ये 2 फैक्टोरियल है और ये कितना है, 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होने वाली है आपके पास में, n फैक्टोरियल। किसी भी डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आपको n फैक्टोरियल टर्म देखने को मिलेगी। किसी भी डिटर्मिनेंट को बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको कितनी टर्म देखने को मिलेगी, n फैक्टोरियल टर्म देखने को मिलेगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि सर अगर 2x2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो भी हमारे पास में 2 मेथड अवेलेबल है। देखो दोनों मेथड मैंने यहाँ पर बता दिए, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जब आपने ये 3x3 सॉल्व किया तो एक पॉइंट ऐसा है जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, मैंने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया, लेकिन आप जब भी इसे एक्सपेंड करें तो एक ऐसी रो या एक ऐसा कॉलम कंसीडर कीजिए जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस दिखाई दे। जैसे कि फर्स्ट कॉलम, अगर फर्स्ट कॉलम में सॉल्व करता तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता। देखो फर्स्ट कॉलम बेटा अगर मैं सॉल्व करता तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता। देखो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ये 1 और जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो 3 4 1 2, फिर ये 0, इसकी लोकेशन क्या है बेटा 2 1, सो 2 1 2 प्लस 1 ऑड आ रहा है तो नेगेटिव साइन 0। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो ये कितना आएगा 2 4 5 2 3, इसकी लोकेशन क्या है 3 1, तो 3 प्लस 1 इवन आ रहा है, सो प्लस साइन। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, कितना आ रहा है बेटा आपके पास 2 3 5 1। सो इस डिटर्मिनेंट को इस तरीके से सॉल्व करने का फायदा क्या है, जब नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो इस पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अपने आप जीरो हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 ही पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो एक ऐसे रो और एक ऐसे कॉलम को सेलेक्ट करें, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस अवेलेबल हो। उससे आंसर अलग नहीं आएगा,
पर हो सकता है उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स डिटर्मिनेंट के आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार बताएंगे सभी लोग, इतने पॉइंट्स डिटर्मिनेंट के आपको समझ में आ गए होंगे? यस और नो? सो पॉइंट ये है कि सर अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब हमारे लिए क्या समस्या बन गई है, उस समस्या को जानना भी जरूरी है। आपके लिए अब जो नई समस्या है वो ये है कि सर अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट आया तो आप सॉल्व कर देंगे, 3x3 का डिटर्मिनेंट आया तो आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास में एक 4x4 का डिटर्मिनेंट आ जाए, लेट अस सपोज, अभी मैं इनका स्क्रीनशॉट दे दूंगा बेटा, आप समझने पर फोकस कीजिए। तो 1 0 1 2 3 2 1 0 1 2 4 3 0 1 3 2। ये एक 4x4 का डिटर्मिनेंट है। हमने कहा एक 4x4 डिटर्मिनेंट को क्या इस ऑल्टरनेट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? जरा बताएं, 4x4 डिटर्मिनेंट को क्या इस ऑल्टरनेट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? यस और नो? 4x4 डिटर्मिनेंट को नहीं। क्यों? स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट, स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट। इसका मतलब अगर 4x4 आया तो अल्टरनेट तो फेल हो गया, तो फिर हमारे पास में क्या तरीका है? हमने कहा हमारे पास अभी तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। हमने कहा चलिए ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। सो ये बन जाएगा 1, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो अंदर बचा 2 1 0 2 4 3 1 3 2। ये लोकेशन है 1 2 1 2, मतलब 1 + 2 क्या होता है बेटा? 1 + 2 क्या होता है? ऑड। ऑड होता है तो यहां पर आएगा एक माइनस साइन, देन 3। इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, 0 1 2 2 4 3 1 3 2 प्लस ये लोकेशन है 1 3 1 + 3 इवन, इवन है इसलिए प्लस 1। इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, ये बन जाएगा 0 1 2 2 1 0 1 3 2। ये आपके पास 0 है, फिर भी लोकेशन 1 4 है, 1 4 लोकेशन है, मतलब 1 + 4 इज ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव साइन। तो ये बन जाएगा 0 1 2 2 1 0 2 4 3। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मैंने बनाया है, इसलिए मैंने जानबूझ के नंबर्स जो लिए बेटा वो सिंपल ले लिए। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स थोड़े से खराब आ जाए, हो सकता है यहाँ कोई जीरो नहीं होता। अगर यहाँ कोई जीरो नहीं होता तो एक 4x4 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए 4 3x3 माइनर्स को आपको सॉल्व करना पड़ता, और एक 3x3 माइनर को सॉल्व करना अपने आप में आपके लिए डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब टाइम टेकिंग है। तो 4 3x3 को सॉल्व करना मतलब और भी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस, और भी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो टाइम टेकिंग भी है। और साथ में जब आप इस तरह की लेंदी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां पर कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हम बोलते तो हैं कि ये मेथड हमारे पास में अवेलेबल है, पर अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये टाइम टेकिंग, और साथ में यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हमने यहां पर भी एक ऑल्टरनेट ढूंढा है, और वो ऑल्टरनेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑल्टरनेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फोकस कीजिए। ये ऑल्टरनेट क्या है? ये ऑल्टरनेट बोल रहा है कि अगर आपको इस तरह का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाय, 1 डिवाइडेड बाय ये जो भी आपका a11 है, जो भी a11 है उसे यहां पर मेंशन करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय ये जो नंबर लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि आपको यहां पर लिखना था a11, और a11 में क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो हमेशा ध्यान रखना 1 डिवाइडेड बाय a11, और इसकी पावर आएगी यहां पर 4 - 2। ये ऑल्टरनेट तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। 4 - 2 का मतलब क्या है? n - 2। अगर ये 4x4 है तो 4 - 2, अगर ये 5x5 होता है तो 5 - 2,
अगर ये 3 क्रॉस 3 होता है तो 3 माइनस 2, जो भी ऑर्डर रहेगा n माइनस 2। क्लियर है? अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, फोकस कीजिए बोर्ड के ऊपर। क्या प्रोसेस है ये देखिए, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिए। आपको सबसे पहले फर्स्ट रो और सेकंड रो को पिक करना पड़ेगा, और ये देखिए, ये पहला एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट। तो आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और इधर से आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो पहला एलिमेंट लिखा जा रहा है यहां पर, ये लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, और आप बोलेंगे 2 माइनस 0 मतलब 2। एक बार बताएंगे पहला एलिमेंट कैसे लिखा, ये बात समझ में आई या नहीं है? यस और नो? मैं एक और एग्जांपल से आपको दूंगा, लेकिन पहला ये एग्जांपल समझना जरूरी है। जब आप इस एग्जांपल को समझ लेंगे तो ही आप दूसरे एग्जांपल को इंटरेस्ट के साथ समझ पाएंगे। पहला एलिमेंट कैसे लिखा, यस और नो? अगर आपको नहीं पता चला है तो आप नो बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता चला तो आप यस जरूर लिखें, ताकि मुझे ये बात पता चले कि आप इस मेथड को सीख पा रहे हैं। एक बार पूरा मेथड हो जाएगा, उसके बाद में फिर अगर आप बताएंगे सर फर्स्ट एलिमेंट समझ नहीं आया, तो फिर हमें समझने में फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक बार कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा एलिमेंट देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, सो 2 माइनस 0 अगेन 2। दूसरा एलिमेंट कैसे लिखा बेटा, जल्दी से बता दो, या सुनो? सिर्फ y लिखने की जरूरत है, आप यस भी भले पूरा मत लिखो, y लिखते में समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। और अगर यस लिख देते हो तो ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। चलो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इसी तरीके से बेटा आगे बढ़ते रहे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो 1 माइनस 0 इज 1। परफेक्ट। ये आप सभी के लिए नया है, इसलिए मैं बिल्कुल टाइम दे रहा हूं इस चीज को, और उसके बाद में आपसे एक एक स्टेप के बाद पूछ रहा हूं। फर्स्ट रो आपने डिजाइन कर दी, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस लगाना है फर्स्ट रो और थर्ड रो में, सेम प्रोसेस। ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, तो आप कहेंगे सर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे ये पॉइंट समझ में आया क्या, यस और नो? वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स। ओके, सो अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगला एलिमेंट क्या होगा। एक बार बता दीजिए अगला एलिमेंट क्या होगा, मुझे पता तो चले कितने लोग बता पा रहे हैं। अगला एलिमेंट क्या होगा, बता दीजिए एक बार। अगला एलिमेंट क्या होगा, सभी से जवाब चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, अगला एलिमेंट क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, सो 4 माइनस 1 इज 3। एक्सीलेंट। अगला एलिमेंट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट। अब आपका काम है पूरा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो 3 माइनस 0 इज 3। परफेक्ट, परफेक्ट। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस अब आपको लगाना है यहां पर 1 एंड 4th रो के लिए। क्या तरीका होगा सर, फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट। अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है यार, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 0 माइनस 6 इज माइनस 6, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इज माइनस 6। नेक्स्ट बताओ, 3 माइनस 2 इज 1। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ बेटा, 2 माइनस 0 इज 2। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम टेकिंग है।
अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता तो ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस है। आपने डायरेक्टली 4x4 को एक 3x3 में रिड्यूस कर लिया। अब सर इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए एक बार फिर से अप्लाई कर दो। इसके लिए बेटा एक बार फिर से आप मेथड अप्लाई कर दो। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 की पावर 2, ये तो 1 ही हुआ ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी ऑल्टरनेट तरीके से सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय a11 कौन है बेटा? 2, इसकी पावर n-2, ये कितना हो गया? 3x3 है ना ये तो 3 माइनस 2। देखिए जरा इतना लिखने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड रो को सेलेक्ट करें और ये इनके पहले एलिमेंट्स। सेम प्रोसेस बेटा, 6 माइनस ऑफ -4, देखो 6 माइनस ऑफ -4, तो 6 + 4 हो गया ना, कितना आ गया? 10। कितना आ गया बेटा? 10। बताओ नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? सेम प्रोसेस है बेटा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 8। 6 माइनस ऑफ -2, बेटा यहां एक -2 है, ध्यान रखो। 6 माइनस ऑफ -2, 8। कुछ लोगों ने इस माइनस को देखा नहीं। परफेक्ट है। देखो बेटा अब आपको फर्स्ट और थर्ड रो को सेलेक्ट करना है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। बताओ पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, -6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -12, सो ये आ गया बेटा 14। वेरी गुड भागेश, आशीष, शिवम, वेरी गुड। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -6, तो 4 माइनस ऑफ -6, 4 + 6, बस खत्म क्वेश्चन। सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय, यहां से कितना आ रहा है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहां से कितना आ रहा है? 100 माइनस, ये बताओ जरा कितना आ रहा है? ये बताओ जरा कितना आ रहा है? क्या ये 112 आ रहा है? सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है -12/2 -6। फाइनल आंसर -6 आ रहा होगा। तो देखिए ये जो मेथड है ये आप सभी लोगों के लिए नया है। जब मेथड आप सभी लोगों के लिए नया है तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में ये मेथड समझ नहीं आया हो सकता है कि एक बार में मेथड समझ नहीं आया। तो इसके लिए अब हम लोग इसी मेथड को एक और एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। इसी मेथड को एक और एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। लेकिन खास बात क्या है इस मेथड की, this method is applicable on each and every determinant। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ये एक 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था। देखिए जब आपने ये 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था तो एक मेथड यूज किया था और उस मेथड के लिए आपने क्या लिखा था कि दिस मेथड इज ओनली अवेलेबल फॉर 3x3। लेकिन अब आपने एक ऐसा मेथड फाइंड कर लिया जो कि सबके लिए अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं मेथड नंबर 4 जो अभी अभी आपने सीखा है, सो अगर इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे, अगर इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे इस 3x3 के लिए, तो देखिए क्या है डिटर्मिनेंट आपके पास में 1 0 3 2 3 4 5 1 2। सो आप बोल सकते हो सर अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय a11 कितना है? 1, इसकी पावर कितनी आएगी? 3 - 2। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट समझ गए कैसे लिखा गया।
अब फर्स्ट एंड सेकंड रो को सेलेक्ट कर लीजिए बेटा, ये रहा आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट, ये रहा आपके पास फर्स्ट एलिमेंट। तो ये कितना आ रहा है बताओ, पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 3 माइनस 0। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, पहला एलिमेंट 3 होना चाहिए। बहुत बढ़िया भागेश, एकदम भागेश आज लीड कर रहा है, सबसे पहले जवाब आ रहा है भागेश का। सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए जरा बताओ सभी स्टूडेंट। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ रहा है 1। पहली दो रो का काम खत्म, पहले दो रो का काम खत्म हो चुका है। अब फर्स्ट और थर्ड रो को सेलेक्ट कर लो। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2। यहां देखिए 2 माइनस 15 माइनस 30। सो अब अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो देखिए डिटर्मिनेंट इक्वल्स, इसको सॉल्व करने से तो 1 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय माइनस 39 प्लस 2, सो ओवरऑल ये कितना आ गया माइनस 37। वेरी गुड। सो देखिए गेट ने हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी पूछे हैं, और जब हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपके सामने आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा मेथड है जो हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट को स्मार्टली हैंडल कर सकता है। इस मेथड की खास बात क्या है, ये डायरेक्टली 4 क्रॉस 4 को 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जनरल तरीका बोलता है 4 क्रॉस 4 को अगर एक्सपेंड करना है तो 4 3 क्रॉस 3 आएंगे, जबकि यहां पर सिर्फ एक ही 3 क्रॉस 3 है। तो कहीं ना कहीं आपका ये मेथड 4 टाइम्स फास्ट है एज कंपेयर टू एक्सपांशन। क्या इस मेथड पर एक और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, या आप लोग ट्राई करोगे एक क्वेश्चन इसी मेथड के ऊपर? क्या आप लोग इसी मेथड पर एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे? देखिए सारे मेथड्स आपको साथ लेकर चलने पड़ेंगे। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स ये भी नहीं बता रहे कि भाई ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे। 1 2 0 0, आपके लिए बहुत सारे जीरो दे रहा हूं यहाँ पर। 3 4 0 0 0 0 5 0 0 5 6 0 0 7 8। ये देखिए बेटा ये एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो, और फाइंड करने के लिए आपके पास में पूरा 1 मिनट अवेलेबल है। 1 मिनट में तो आप 2 बार फाइंड कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। फाइंड कर लो जल्दी से। आप एक बार इसे फाइंड कीजिए। एक्चुअल में माइक की बैटरी थोड़ी सी डिम हो चुकी है, मैं एक बार बैटरी भी चेंज कर लेता हूं। फाइंड करके जल्दी से आप अपना आंसर पोस्ट कीजिए। चलिए मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने आंसर भी बता दिया होगा इसका, -8। नेहा ने आंसर बताया -8। हाँ और कोई स्टूडेंट? -2 4 4। चलिए यार ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं आप सभी लोगों से आंसर पूछ सकता हूं, 4 4।
तुषार, मयूरेश, पवन, कल्याणी, अच्छा सभी मैक्सिमम लोगों का आंसर 4 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 4 जो आंसर है वो सही हो सकता है। एक लास्ट टाइम क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं कि समय की थोड़ी सी कमी रहती है, सो एक लास्ट टाइम मैं सारे मेथड्स आपको जल्दी से वापस बता रहा हूं। देखिए इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। मेथड नंबर 1 आप इसे एक्सपेंड कर सकते थे, तो मैं पहले एक्सपेंड ही कर देता हूं। तो आपने लिखा होगा 1 एंड द रेस्ट पार्ट इज, कॉलम और रो को छोड़ने के बाद में 4 0 0 0 5 6 0 7 8। नाउ नेक्स्ट इज -2, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो तो ये बचेगा बेटा 3 0 0 0 5 7 0 6 8, देन 0 और वट एवर कुछ भी आ रहा हो हमें मतलब नहीं है, फिर -0 कुछ भी आ रहा हो हमें मतलब नहीं है, इसलिए इस पार्ट को मैंने हटा दिया क्योंकि अगले एलिमेंट्स तो 0 ना। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। जब आपने इसे सॉल्व किया तो 1, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने लगा दिया एक ब्रैकेट और इस रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दिया, तो यहां पर आ गया बेटा 4 और ये बन गया आपके पास में 5 7 6 8 और अगला एलिमेंट 0, सो इनकी कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से आप चाहो तो यहीं पर इसे खत्म कर सकते हो ऐसे। -2, इसको भी आपने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया, तो ये बन गया आपके पास में बेटा 3, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, अंदर बचेगा 5 7 6 8, बाकी सब 0 0 है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। सो डिटर्मिनेंट इज, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको सॉल्व करोगे तो अंदर आएगा, ये कितना आ रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 40 -42, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6, ये देखो कितना आ रहा है बेटा 40 -42। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है आपके पास में यहां से आ रहा है मेरे ख्याल से 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8, -2 मल्टीप्लाई बाय -6 इज +12, तो यहां से आंसर आ रहा है +4। यहां से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है +4। ऑफ कोर्स हर एक मेथड से जो आंसर आएगा वो तो सेम ही आएगा, हर एक मेथड से जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो काफी लोगों ने 4 आंसर बताया है मुझे, और मेरे ख्याल से उन लोगों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा। तो पहला मेथड हमने अप्लाई किया और आंसर आ गया 4। एक अच्छा पॉइंट इसमें यह था कि सर ये 2 नंबर 0 थे, इसकी वजह से बाकी 2 3 क्रॉस 3 के माइनर हमें सॉल्व करने नहीं पड़े। जब इस 3 क्रॉस 3 को मैं सॉल्व कर रहा था तो इसके अंदर भी 2 नंबर 0 थे, इसलिए 2 2 क्रॉस 2 के माइनर हमें सॉल्व करने नहीं पड़े। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें कैलकुलेशन को कम किया गया है। इस वजह से मैंने एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर दिया, अदरवाइज मैं एक्सपेंड करके इसे सॉल्व कर नहीं पाता। ऐसा नहीं कि मेथड मना कर रहा, मेथड तो बोल रहा है आप सॉल्व कीजिए, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कैलकुलेशंस खराब हो जाती है, ऐसी कंडीशन में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गेट एग्जाम में एक सिली मिस्टेक मतलब 2.67 मार्क्स का नुकसान, और एक 2.67 मार्क्स जो है आपको पीएसयू से आईआईटी और आईआईटी से एनआईटी पे ले जा सकता है। चलिए मेथड नंबर 2 जो आपने अभी अभी सीखा है। अच्छा मेथड नंबर 1 जो मेथड मैंने आपको बताया था, पहले मैं आपको वापस बता देता हूं कि भाई ये जो मेथड था, कहां गया भाई वो मेथड, गायब हो गया। अरे हाँ ये रहा। ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं है 4 क्रॉस 4 पे, ध्यान रखना 4 क्रॉस 4 पे बेटा ये एप्लीकेबल नहीं है। सो अब बात करते हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 कौन सा है, जो अभी अभी आपको सिखाया था वो 3 क्रॉस 3 वाला एप्लीकेबल नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, 1 की पावर n-2, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा। अब देखिए आपने फर्स्ट और सेकंड रो को सेलेक्ट किया होगा, सो क्लियरली 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -2, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -2। नेक्स्ट देखिए 0 - 0 इज 0। नेक्स्ट देखिए बेटा 0 - 0 इज 0। अब आप फर्स्ट एंड थर्ड रो को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए बेटा 0 - 0 इज 0।
1 multiplied by 5 is 5. 5 minus 0 is 5. 1 multiplied by 6 is 6. 6 minus 0 is 6. 1 multiplied by 0 is 0. 0 multiplied by 2 is 0. So 0 minus 0 is 0. 1 multiplied by 7 is 7. Minus 0 multiplied by 0. So 7 minus 0 is 7. 1 multiplied by 8 minus 0. So ये आ गया बेटा आपके पास 8. इसको आगे सॉल्व करते हैं. जब इस पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो यहां से तो आ रहा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -2 की पावर 3 -2. ऐसा ही मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा. सो फर्स्ट और सेकंड रो को आप सेलेक्ट कीजिए. यहां से देखिए -10 -0 ये आ गया बेटा आपके पास -10. यहां से देखिए -12 -0 -12. अब फर्स्ट एंड थर्ड रो को सेलेक्ट कीजिए. -14 -0 इज -14. -16 -0 इज -16. और मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय, उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा 160 माइनस, और ये आ रहा होगा आई थिंक 144 ऐसा ही आ रहा होगा. सो आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है आपके पास में एक नेगेटिव साइन आ रहा है यहां पर. एक बार कैलकुलेशन चेक करो. 160 नहीं 144 नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है यहां से. तो 172 आ रहा है. कितना आ रहा है एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे. 120 प्लस 48 168. सो ये बन जाएगा आपके पास में. यहां से आ रहा है -8, यहां से आ रहा है -2, तो ये आ रहा है +4. जरा बताएंगे ये मेथड समझ में आया नहीं आया? सभी स्टूडेंट बताएंगे मेथड समझ में आया नहीं आया? मेरे ख्याल से अब अगर क्वेश्चन आएगा सर ये मेथड क्यों जरूरी है. देखिए एग्जाम के अंदर हमने गेट एग्जाम के जो पीवाईक्यू है उन्हें ऑब्जर्व किया तो वहां से पता चला कि गेट ने 4x4 का डिटर्मिनेंट भी आपसे पूछा है, 5x5 भी पूछा है, उसने इवन 6x6 भी पूछा है. और ये एक ऐसा मेथड है जो 4x4 को डायरेक्टली 3x3 में, 3x3 को डायरेक्टली 2x2 में कन्वर्ट कर रहा है. तो अगर आपके पास कोई 5x5 का डिटर्मिनेंट आ जाता है और इमेजिन कीजिए आप ऐसे सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मेथड में तो क्लियरली जब आप 4x4 को सॉल्व करने जाएंगे तो 4 3x3 के माइनर बन रहे हैं. अगर 5x5 को सॉल्व करेंगे तो 5 4x4 के माइनर बनेंगे, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हम इस मेथड के साथ नहीं जा सकते, इसलिए हमें इस मेथड को सेलेक्ट करना पड़ेगा. देखिए एक और बहुत प्यारी चीज आपको बताता हूं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, हालांकि आपको तो मेथड नंबर ये वाला मेथड भी नहीं पता होगा. एक और बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताता हूं. जब आपके पास में कोई ऐसा डिटर्मिनेंट आए जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, इसका मतलब ये होता है 4 इक्वल पार्ट्स में किस डिटर्मिनेंट को आप डिवाइड कर सकते हो जिसका ऑर्डर इवन होता है. तो आप लिखेंगे फॉर इवन ऑर्डर डिटर्मिनेंट, मतलब 4x4, 6x6, 8x8 एंड सो. सर 2x2 क्यों नहीं लिखा? अरे 2x2 के लिए कोई अल्टरनेट थोड़ी चाहिए. 2x2 तो वैसे भी एक लाइन में सॉल्व हो जाता है. इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट आता है तो आपने उसके 4 हिस्से कर लिए. इस वाले हिस्से को नाम दिया A, इस वाले हिस्से को नाम दिया B, इस वाले हिस्से को नाम दिया C और इस वाले हिस्से को नाम दिया D. एंड B equals to 0 और C equals to 0 और B and C both equals to 0. अगर B और C में से एटलीस्ट कोई एक 0 है, एक इवन ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, और B और C में से एटलीस्ट कोई एक 0 है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली दे सकते हो. कैसे? इसको अलग से सॉल्व कर लो. 4 मल्टीप्लाई बाय -6, 4 ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा 4 -6. और इसको अलग से सॉल्व कर लो. 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 40,
6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 42। सो देखिए -2 इज +2, है ना मजेदार चीज। सो ये चीजें आप तभी सीख पाएंगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल उस लेवल पर करेंगे। अदरवाइज अगर आप इन्हीं चीजों में, इस बेसिक चीजों में अगर उलझ जाएंगे तो कभी भी इस लेवल पर सोच ही नहीं पाएंगे। सो अगर आपके पास में कोई ऐसा डिटर्मिनेंट आता है जो कि इवन ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो और उसमें इन दोनों में से कोई एक कंप्लीटली जीरो हो, हमारे पास तो दोनों ही कंप्लीटली जीरो है, पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई एक कंप्लीटली जीरो होता है तो आप डायरेक्टली इसे अलग इंडिविजुअली सॉल्व कर दो, इसे अलग इंडिविजुअली सॉल्व कर दो और डिटर्मिनेंट बता सकते हो। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए जस्ट अ सेकंड, देखिए सो नेक्स्ट पॉइंट इज, सो इतनी बात अगर आप समझ गए तो ये सर कैसे काम आएगा हमारे, सपोज एग्जाम के अंदर आपको बोल दिया जाए कि एक 6x6 डिटर्मिनेंट है, लाइक 1 2 3 0 4 5 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 अगेन 0 0 0 0 0 0 एंड ये भी 0 0 0 और यहां पर बोल दिया गया है 2 3 5 1 0 7 3 4 5, ऐसे लिख दिया मैंने। बोला ये 6x6 डिटर्मिनेंट है जिसको सॉल्व करो। तो इमेजिन कीजिए अगर आप इस 6x6 डिटर्मिनेंट को सिंपली एक्सपेंड करके सॉल्व करने जाएंगे तो आप कभी इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। जो ट्रिक मैंने बताई, पहली चीज तो इवन ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हमने कहा बी भी जीरो दिया गया, सी भी जीरो दिया गया, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई एक भी जीरो हो तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ये तो दोनों ही जीरो है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इस ए को अलग से सॉल्व कर लीजिए और इस डी को अलग से सॉल्व कर लीजिए। सर ए को सॉल्व कैसे करेंगे, अरे 1 0 1 2 4 5 3 5 7, मान लो इसको सॉल्व करने से आ रहा है डेल 1, तो इसको भी सॉल्व कर लो 2 1 3 3 0 4 5 7 5, इसको अलग से सॉल्व करना आप जानते हो, डेल 2 आ गया। सो फाइनली इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा डेल 1 मल्टीप्लाई बाय डेल 2। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। भागेश, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो फॉर बी और सी, कंप्लीट जीरो, एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, उनका डिटर्मिनेंट जीरो होने से कोई मतलब नहीं है। बी और सी के जो एलिमेंट्स है वो कंप्लीटली जीरो होने चाहिए, या तो बी के लिए कंप्लीटली जीरो हो या फिर सी के लिए कंप्लीटली जीरो, अगर दोनों के लिए कंप्लीटली जीरो तो भी हमारे लिए तो एडवांटेज ही है। एक बार बताएंगे ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, अगर 6x6 आ जाता तो आप इस तरीके से डील कर पाते। चलिए वेरी गुड, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के मैंने इतने सारे मेथड्स आपको बता दिए हैं, एक बार आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो वरना सब कुछ आपके दिमाग में मिक्स हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, वरना सब मिक्स हो जाएगा आपके लिए। चलिए सो आगे बढ़ते हैं अब यहां से। देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते टाइम कुछ पॉइंट्स होते हैं, बेसिक पॉइंट्स जिनको हमें ध्यान रखना होता है, उनके ऊपर भी हम लोग मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पर मूव कर रहे हैं जो आपको नहीं पता होंगे। ये जो पॉइंट लाइक दो रो को इंटरचेंज करने से क्या होता है, कॉलम को रो बना देते हैं तो क्या होता है, ये सब पॉइंट तो मुझे पता है कि अब बताना ही है,
ये तो बेसिक चीज है, ये तो हम डील करेंगे, लेकिन हम पहले अच्छी चीजों के बारे में डील कर रहे हैं। जैसे लेट सपोज अगर आपके पास में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई हो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो हमने बोला स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट देखो, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 0, ये होगा 0, ये है 2 और ये है -2। ये आपके पास में 2 क्रॉस 2, ये आपके पास में 2 क्रॉस 2 स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। अब देखो ये आपके पास एक 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, 0 1 2 3 0 0 -1 -2 -3। ये हमारे पास में एक 4 क्रॉस 4 स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 4 5 -4 -5 0 6 -6 0। ये 4 क्रॉस 4 स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम बात करेंगे 5 क्रॉस 5 स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो यह आएगा बेटा आपके पास में 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। 0 5 6 7 -5 -6 -7। 0 8 9 -8 -9। 0 1 -1 0। ये आपके पास एक 5 क्रॉस 5 डिटर्मिनेंट आ गया। तो हमने बताया कि यहाँ पर ये 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। मैं यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ जो ऑब्जर्वेशन आपने पहले कभी नहीं लगाया होगा। पहला ऑब्जर्वेशन देखो जरा, अगर आप 2 क्रॉस 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 -4। इसका मतलब ये आ रहा है +4, इसका मतलब ये आ रहा है 2 स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर एन इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स determinant will always be a perfect square। जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर दिया गया, मतलब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर आप इस 3 क्रॉस 3 को अब सॉल्व करेंगे, देखिए इस 3 क्रॉस 3 को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूं। अगर 3 क्रॉस 3 को आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे डेल 3, इसको डेल 2 बोल दिया हमने, है ना, जस्ट समझाने के लिए आपको। सो डेल 3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए इस रो के रेस्पेक्ट में मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये बनेगा बेटा आपके पास में 0, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, 0 -3 +3 0 -1, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए, -1 -2 3 0 प्लस यहां पर आ रहा है 2, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, -1 -2 0 -3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं बेटा डेल 3, तो ये पहला पार्ट तो वैसे 0 हो गया। दूसरा पार्ट देखिए 0 -6, तो -1 ब्रैकेट में आ रहा है -6 +2, यहां देखिए कितना आ रहा है +3 -0। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं डेल 3 कितना आ रहा है 0। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। क्या है वो स्टेटमेंट आपका? वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में एक स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। ये देखिए, सो आप क्या बोल सकते हो? फॉर एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स determinant value will be 0 always। बताओ ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यस और नो? बताओ एक बार, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यस और नो सभी स्टूडेंट्स?
यहां से क्या कंक्लूजन आ रहा है, यहां से कंक्लूजन ये आ रहा है कि सर इसका मतलब डेल 4 जो होगा वो तो होगा ए स्क्वायर, भाई किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, हमें नहीं पता किसका स्क्वायर होगा पर स्क्वायर होगा। अगर यहां से मैं बात करूं डेल 5 तो ये क्या होगा, ये होगा 0। तो आप देख सकते हैं कि डेल 2 आपने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया, डेल 3 आपके पास में 0 ही आ रहा है, डेल 4 स्क्वायर होगा, किसका होगा हमें पता नहीं है, डेल 5 आपके पास में फिर से क्या हो जाएगा 0। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को आपने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। बस समस्या ये आ रही है कि सर अगर इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए ना तो मजा आ जाए। तो इसको मैं ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इसको मैं ले चलता हूं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो बेसिकली डेल 4 इक्वल्स टू 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 4 5 -4 -5 0 6 -6 0। कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको ये। सो इस डेल 4 को अगर आप ध्यान से देखिए, इस डेल 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं बाय मेथड नंबर 1। मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास में आंसर आ जाएगा। पहला मेथड बिल्कुल एप्लीकेबल है। दूसरा मेथड जो अल्टरनेट ट्रिक बताई थी जिसके अंदर आपका पहला स्टेप आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय a11 की पावर n-2। अब यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये तो 0 है, अब डिनोमिनेटर में 0 कैसे भेजे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, मैं लिखवाऊंगा अभी इस बात को, कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड वही रहता है, बस उसका साइन बदल जाता है। डिटर्मिनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहता है, बस उसका साइन बदल जाता है। तो आप ऐसी कंडीशन में इस डिटर्मिनेंट को ऐसा लिख सकते हो डेल 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 0 4 5 0 1 2 3 -2 -4 0 6 -3 -5 -6 0। अब इसके अंदर आप जो भी हमारा ऑल्टरनेट ट्रिक है उसे अप्लाई कीजिए और बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक बार बताएं यस और नो, क्या कर पाएंगे, यस और नो, क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। मैं अननेसेसरी टाइम खराब नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम काफी क्रूशियल है इस टाइम पर। अभी हम लोग दिसंबर के अंदर है, ऑलमोस्ट एक वीक खत्म हो चुका है, इसलिए ऐसी चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये मैं बता चुका हूं, तो आप लोग खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ नए पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूं। एक और मेथड था, अगर आपको याद है तो आपने कहा था अगर डिटर्मिनेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, तो ये डिटर्मिनेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो हो रहा है, ये डिटर्मिनेंट जो है बेटा ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन 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 बी और सी में से कोई भी कंप्लीटली जीरो नहीं है, बी और सी में से कोई भी कंप्लीटली जीरो नहीं है। तो क्या वो मेथड मैं यहां पर लगा पाऊंगा, क्या वो मेथड मैं यहां पर लगा पाऊंगा, नहीं। परफेक्ट, बिल्कुल आशीष, ओम बिल्कुल सही बात बता रहे हो, नहीं लगा पाएंगे। मुनीश बिल्कुल सही बता रहे हो, वो मेथड आप यहां पर नहीं लगा पाओगे क्योंकि बी और सी में से कोई भी जीरो नहीं है, कंप्लीटली जीरो चाहिए हमें। जब कंप्लीटली जीरो होगा तभी हम लोग चर्चा कर पाएंगे। तो हमने बोला कंप्लीटली जीरो नहीं है तो वो मेथड यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने यहां पर एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रखी है। देखो देखो, इधर से जाइए और इधर से जाइए। ये ट्रिक्स अगर आपको नहीं पता है ना तो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है ना वो सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से रीड कीजिए। इधर से जाइए और इधर से जाइए। पहला नंबर कौन मिला, पहला नंबर कौन मिला, देखो पहला नंबर कौन मिला, सर पहला नंबर मिला 1। दूसरा इधर इधर देखो पहला नंबर 1, इधर कौन है 6, तो आप डायरेक्टली लिखो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर माइनस, और आगे बढ़ो, कौन मिला नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, और आगे बढ़ो कौन मिला, सर 2 ही नंबर बचे हैं उनको साथ में लिख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होल स्क्वायर। बेसिकली इस 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट आपके सामने है और देखो एक लाइन में हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो ये बन गया बेटा आपके पास में 6 माइनस 10 प्लस 12, वॉटेवर जो भी यहाँ से आ रहा होगा आप लिख सकते हो। ये आ रहा है आपके पास में आई थिंक 8 का स्क्वायर 64। सो मेथड नंबर 1 अवेलेबल था, मेथड नंबर 2 अवेलेबल था, लेकिन स्टिल हमने यहाँ पर एक नई ट्रिक फाइंड की है, किसके लिए,
4 क्रॉस 4 स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। क्यों फाइंड किए? क्योंकि सर 2 क्रॉस 2 को जानते हैं, 3 क्रॉस 3 को जानते हैं, 5 क्रॉस 5 को जानते हैं, सिर्फ 4 क्रॉस 4 बचा था। अगर इसको भी हमने डिफाइन कर दिया तो कंप्लीटली हमने एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को फिनिश कर दिया। एक बार बताएंगे सभी लोग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो नो लिखिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके नो लिखिए। सर दोबारा बताएंगे। अगर नहीं पता चला कैसे लगी है ट्रिक तो बिल्कुल दिल खोल के नो लिखिए। सर दोबारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये ट्रिक्स ही तो है जो मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। सर हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। हमने कहा यार ये डिटर्मिनेंट जो है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। 0 a b c माइनस a माइनस b माइनस 0, यहां पर भी एक 0, यहां पर भी एक 0, यहां पर लिख दे स्मॉल a, यहां पर लिख दे स्मॉल b और यहां पर लिख दे स्मॉल c। तो यह आएगा स्मॉल c, यह आ जाएगा स्मॉल b और यहां पर आ जाएगा स्मॉल a। हमने क्या किया, एक 4 क्रॉस 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया। हमने कहा सर इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है? बेटा इसका डिटर्मिनेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे डायरेक्ट? देखो इधर से चलिए और इधर से चलिए। पहला नंबर कौन सा आ रहा है? ये पहला नंबर कौन सा आ रहा है? ये ए। फिर एक नेगेटिव साइन। अब आगे बढ़िए, कौन सा आया? बी। इधर कौन सा आया? बी बी। अब आगे बढ़िए, एक ही नंबर बचा है सर और इधर एक नंबर बचा है, दोनों को साथ में लिख दो प्लस सी सी होल स्क्वायर। देखो इस बात को वापस बताते हैं यहां पर। अब मैंने इसको फॉर्मुलेट कर दिया। मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील करता? मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया सर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इस 0 से आगे बढ़िए और इस 0 से आगे बढ़िए। कौन मिला? 1। इधर कौन मिला? 6। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, आगे बढ़ो कौन मिला? 2। आगे बढ़ो कौन मिला? 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, अब दो नंबर बचे हैं कौन कौन से? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 क्रॉस 4 है, इवन ऑर्डर है तो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 8 स्क्वायर विच इज 64। बोलिए बेटा यस और नो, अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओम नहीं ओम, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। इट इज एप्लीकेबल फॉर 4 क्रॉस 4 स्क्यू सिमेट्रिक। This will applicable on all determinants. This will also applicable on all determinant. लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स है जो हमसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इनसे भी ज्यादा टाइम आप सेव कर सकते हो। जैसे कि बेटा अगर ये आता, ये क्वेश्चन आता, तो मेथड नंबर 1 एक्सपेंड कर दो, सही है, इससे सॉल्व कर दो, सही है। लेकिन हमारे पास में एक सुपर ट्रिक है जो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर बता सकती है, तो फिर क्यों हम हमारे 3 मिनट खराब करें? इसलिए इन मेथड्स की जरूरत पड़ रही है। वरना तो आप कहोगे सर मैं तो ऐसे ही कर दूंगा। अरे ऐसे कैसे कर दोगे यार, ये 3 मिनट खराब करेगा। मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है रैंक, और रैंक का तो आपको नंबर ऑफ माइनर्स चेक करने, नंबर ऑफ माइनर चेक करने, तो बारी बारी से ये मेथड थोड़े लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले डिटर्मिनेंट से चेक कर रहे हो, फिर रैंक डिक्लेयर कर रहे हो। मान लो आपसे पूछा आइगन वैल्यूज, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़ी सॉल्व करोगे, ये तो बहुत ही गरीब मेथड है। तो ये मेथड अगर आप यूज करेंगे तो आपका टाइम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में नहीं खत्म हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में तो आपको अगली वैल्यू पूछी है, नेक्स्ट पॉइंट पूछा है। और मैंने आपको बताया गेट एग्जाम में टाइम बहुत क्रूशियल होता है। सो ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, पर ये एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट अगर ये पता है तो आप इनसे भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। सिमिलरली जब स्क्यू सिमेट्रिक आएगा तो आपको तो पता है ये तो परफेक्ट स्क्वायर, ये तो 0 होता है, ये भी 0 होता है, बस ये एक बच गया था, तो हमने कहा इसको भी हम क्रैक कर देते हैं। इसको क्रैक करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन लगाया यहाँ पर, और ऑब्जर्वेशन लगा के एक बहुत प्यारा मेथड बना लिया कि इस तरीके से आप देखकर इसका डिटर्मिनेंट बता सकते हो। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो लिखिए, और अगर क्लियर हो गया तो यस लिखिए। मतलब यस लिखना तो जरूर है, रेस्पॉन्ड करना तो जरूर है। अगर रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे।
कल बताया था ना, यही आपकी फीस है। आप कमेंट बॉक्स में यस और नो जरूर लिखे, क्योंकि शुरू से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये दोनों कहानी जो होती है ना, गिव एंड टेक वाली है। जितना अच्छा रेस्पॉन्स आप देंगे उतनी अच्छी चीजें हमारे अंदर से बाहर आके इस बोर्ड के ऊपर डिलीवर होने वाली है। इसलिए आप बिल्कुल भी आलस ना करें। बहुत बार देखा करो, आप लोग खुद ऐसा सोचते हो कि यार सर हमने वो सब्जेक्ट पढ़ तो लिया, पर वो सर ने मन से नहीं पढ़ाया, या ऐसे नहीं पढ़ाया, वैसे नहीं पढ़ाया। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लेजी हो जाते हो, आप अपने रेस्पॉन्स जो आपकी ड्यूटी होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हो। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप टाइम से क्लास ज्वाइन करें, और उसके बाद में जब भी आपसे रेस्पॉन्स मांगा जाए बिल्कुल दिल खोल कर रेस्पॉन्स करें। एक डाउट आ रहा है हमारे पास में, सो ओनली फॉर ऑर्डर 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक और ऑल फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट। नहीं 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 नहीं, नॉट फॉर ऑल 4x4 determinant. It is only applicable for skew symmetric 4x4 determinant. Skew symmetric. Only applicable for 4x4 skew symmetric. क्योंकि एग्जाम में ये सब फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर इतनी चर्चा कर रहे हैं। चलिए बेटा, बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यहां से। सो अब कुछ नए पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। सो हमारा जो नया पॉइंट है वो कौन सा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास में एक ऐसा डिटर्मिनेंट आ रहा है 5 0 0 0 0 6 0 0 1, तो ये एक 3x3 डिटर्मिनेंट है। सो इस डिटर्मिनेंट को आप देखकर पहचान सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स रही होगी, और उस डायगोनल मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट रहा होगा। इसी तरह से अगर बेटा आपके पास कोई डिटर्मिनेंट आता है 2 3 5 6 1 1 या 2 मान लो 0 0 0, आप बोल सकते हो सर एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स रही होगी जिसका ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0 5 1 0 0 3। आपने कहा होगा सर ये एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स रही होगी जिसका ये डिटर्मिनेंट है। बेटा इस तरह के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, ये आपका लीडिंग डायगोनल है। ये क्या है? आपका लीडिंग डायगोनल है। आपको सिर्फ और सिर्फ लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। कहने का मतलब ये है, स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, फॉर डायगोनल ट्राइंगुलर मैट्रिसेस determinant value always equals to product of their leading diagonal elements, leading diagonal elements। ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, आप बोलोगे नहीं सर मैं एक्सपेंड करूंगा। अरे एक्सपेंड करने से भी आंसर आएगा। सर जो आपने ट्रिक बताई थी ना, वो 4x4 5x5 6x6 के लिए, वो अप्लाई करूंगा, वो अप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन वो सब क्यों अप्लाई करें जब हमको डायरेक्टली पता है इनका डिटर्मिनेंट सिर्फ 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। अब ये जो तरीका मैंने लिखा है इसमें देखो कहीं पर भी 3x3 नहीं लिखा। अगर 4x4 का आपका डायगोनल मैट्रिक्स है तब भी सेम प्रोसेस है। अगर 4x4 का आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तब भी सेम प्रोसेस है। आपको सिर्फ और सिर्फ उनके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि लाइक अगर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं, चलिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से पहले एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं।
अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है आपके पास में और एक मैट्रिक्स है एटी, एटी को बोला जाता है ट्रांसपोज। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ए का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ देयर ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, वो हमेशा इक्वल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, मान लीजिए ये एक नंबर है और ये दो नंबर है। चलिए आपको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। बताओ एक नंबर और दो नंबर में से कौन सी प्रॉपर्टी सही है? एक नंबर और दो नंबर में से कौन सी प्रॉपर्टी सही है? एक नंबर और दो नंबर में से कौन सी प्रॉपर्टी सही है? आपका नॉलेज भी तो थोड़ा सा चेक करना चाहिए ना। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। चलिए सो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है बेटा बी 4 1 5 3, ऐसे हमने कहा अब एक मैट्रिक्स आ जाएगी ए प्लस बी, ए प्लस मैट्रिक्स ए प्लस बी। तो क्या तरीका है? 1 प्लस 4 इज 5, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 5 इज 8, 4 प्लस 3 इज 7। हमने कहा एक मैट्रिक्स पता कर लो ए बी। तो ए बी मल्टीप्लाई, ए बी फाइंड करने के लिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 प्लस 10 14, 1 प्लस 6 7, this will multiply by this। 12 plus 20 32, देखो ध्यान से, 12 प्लस 20 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 प्लस 12 15। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आ रही है। सो अब हम मूव करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर। सबसे पहले ये देखो कितना आ रहा है, 4 माइनस 6 माइनस 2। हमने पता किया डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 12 माइनस 5 7। हमने पता किया बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, देखो जरा 35 माइनस 24 11। सो पहला पॉइंट जो आप लोग बोल रहे हो कि सर ये इक्वल होता है, मुझे तो इक्वल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, नॉट इक्वल। तो आपने जो आंसर दिया वो तो गलत हो गया, वो तो गलत हो गया। लेकिन ओम ने कहा कि सर दो नंबर वाला सेटिस्फाइड होगा। देखते हो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पता करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मदद कीजिए बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मदद कीजिए। अगर 14 मल्टीप्लाई बाय आप 15 करते हो माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 32 करते हो, तो जरा बताओ यहां से कितना आ रहा है? जरा बताओ यहां से कितना आ रहा है? ये मेरे ख्याल से आ रहा होगा 210 माइनस ये आ रहा होगा आपके पास में 224 माइनस 14। क्या ऐसा ही आ रहा है? क्या ऐसा ही आ रहा है? एक बार बताएंगे चेक करके, यस और नो। ओके माइनस 14, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस 14, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ए का डिटर्मिनेंट -2 और बी का डिटर्मिनेंट 7, ये भी -14। सो देखिए ये इक्वल आ रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज रिमेंबर कि ये इक्वल नहीं होता है पर ये इक्वल होता है। मतलब कभी भी अगर आपको बोल दिया जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, तो आप कहेंगे सर इट विल इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बोलिए यस और नो। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बोलिए यस और नो। एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट पूछता हूं आपसे। आपको बताना है ए बी सी और डी, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए बी इक्वल्स टू बी ए बी
equals to determinant of A, determinant of B. AB equals to determinant of B, determinant of A. ABC equals to determinant of A, determinant of C, determinant of B. देखिए एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। गेट ने एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाया MSQ। इसका मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आप यहां पर मुझे चेक करके बताओ वो कौन कौन से ऑप्शन है जो सही है। एक भी सही हो सकता है, जैसे कुछ लोगों ने बी बताया, तो एक भी सही हो सकता है। तो आपको जो लगता है आप वो सारे ऑप्शंस बताएं। बी सी डी, बी सी डी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये तो इक्वल नहीं होता, ये तो सबको पता है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है बेटा, डिटर्मिनेंट वैल्यू। सो ये तो एक नंबर है ना। अब मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूं, एक ही बात है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूं या 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन नंबर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो कभी भी कंफ्यूज ना हो इन सब चीजों से। जब मैट्रिक्स दी गई हो ना तब हमें सोचने की जरूरत है, लेकिन जब डिटरमिनेंट दिया गया है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे क्लियर बेटा यहां तक? सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे क्लियर बेटा यहां तक? फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का डिटरमिनेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी हो सकता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूं मैं रो के लिए कर रहा हूं, सिमिलरली कॉलम के लिए भी होता है। मैं रो के लिए चर्चा कर रहा हूं, सिमिलरली कॉलम के लिए भी होता है। अब देखो कैसे हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर आएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, दूसरा इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेंट, तीसरा टू ओवरकम दिस इफेक्ट। क्या मतलब है इसका अभी बताता हूं, क्या मतलब है इसका अभी बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए दो रो को इंटरचेंज किया। जब दो रो को इंटरचेंज करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? लेट अस सपोज इसका आंसर कितना आ रहा था 64, तो दो रो को इंटरचेंज करोगे तो आंसर आ जाएगा -64। तो हमने इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए पहले से एक माइनस लगा रखा था, देखो। तो ये आंसर क्या हो गया? +64। तो सही आंसर आ गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं किसी भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इफेक्ट क्या होता है, पहले तो ये पहचानो। उसके बाद में ये पहचानो कि उस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पहले से एक माइनस लगा दिया तो फाइनल आंसर मेरा सही आया। अगर ये माइनस नहीं लगाता तो फाइनल आंसर मेरा नेगेटिव में आ जाता, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें इसका डिटरमिनेंट पूछा है ना, और हमने दो रो को इंटरचेंज कर दिया। इसलिए दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि इफेक्ट क्या होता है और उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे ऑब्जेक्टिव समझ में आया? टॉपिक का ऑब्जेक्टिव समझ में आया? वेरी गुड। अभी बहुत ही बेसिक चीजें हम डील कर रहे हैं। हमने कहा पहला ऑपरेशन बहुत ही बेसिक ऑपरेशन, अगर दो रो को इंटरचेंज किया जाए, आर आई को मैं इंटरचेंज कर दो आर जे से, तो मुझे बताओ डिटर्मिनेंट पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? डिटर्मिनेंट पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस और नो बोलना है, सिर्फ यस और नो। अगर मैं आर आई को इंटरचेंज कर दो आर जे से, तो डिटर्मिनेंट पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? परफेक्टली इसके ऊपर, डिटर्मिनेंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सो इस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 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 डिटर्मिनेंट विद नेगेटिव साइन। अगर ऐसा करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आर आई को इंटरचेंज कर रहा हूं के टाइम्स ऑफ आर आई, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा करने से बेटा डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस और नो, सिर्फ यस और नो। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस और नो। सिर्फ हमें ये जानना है इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
यस नो यस नो यस नो यस नो, क्योंकि मुझे पता है कि चीज बहुत बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, और आधे स्टूडेंट तो ये सोचते हैं अरे यार ये तो हमें आता है सर, ये क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन हमको पता है गलतियां स्टूडेंट से उसी स्टूडेंट से होती है जिसको ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ आता है, और वही गलती करके जाता है एग्जाम में। जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, वो हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनेगा। देखिए अभी भी शायद 6 स्टूडेंट्स ने मुझे जवाब दिया है, लेकिन लगभग लगभग अगर हम लोग देखें तो 34 या 35 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो सबका जवाब मुझे चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कहां तक सोच पा रहे हैं। डिटर्मिनेंट चेंज होगा या नहीं होगा, यस और नो? अगर आप किसी भी रो को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में डिटर्मिनेंट चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ ये देखिए, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यस। सो अगर मैं बोलता हूं डिटर्मिनेंट मेरे पास में है 2 4 1 3, हमने बोला कि इसकी जो सेकेंड रो है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो डिटर्मिनेंट बन जाएगा वो बन जाएगा 2 4 2 6। हमने कहा ये वैल्यू कितनी आ रही थी, देखो 6 माइनस 4, ये कितना आ रहा है बेटा 2। अब इधर देखो ये कितना आ रहा है आपके पास में 12 माइनस 8, देखो ध्यान से 2 से मल्टीप्लाई किया था तो डिटर्मिनेंट भी क्या हो गया 2 से ही मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब इफेक्ट पड़ेगा, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे उस रो को उतने ही टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा। बोलो यस और नो, बोलो भाई यस और नो, इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो हमने बोल दिया सर डिटर्मिनेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा k टाइम्स। तो हमने कहा ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1/k विद डिटर्मिनेंट। अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो पहले से उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके रखो ताकि फाइनल आंसर जो आए वो सही आए। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो? अगर नहीं समझ में आई तो क्लियरली नो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सर रिपीट करेंगे, एग्जांपल से समझाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए है। तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 3 नंबर ऑपरेशन, 3 नंबर ऑपरेशन, आर आई को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं आर आई प्लस के आर जे, सो बताइए डिटर्मिनेंट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डिटर्मिनेंट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सभी का जवाब चाहिए यार। जब मैं एक एक बारीक छोटे से छोटा पॉइंट आपको बता रहा हूं तो मुझे सबका जवाब चाहिए। इफेक्ट पड़ेगा, जरा देखते हैं आप लोग कितना सही बोल रहे हो। ऊपर कैसे पहुंच गया? चलो कोई नहीं, पहुंच गया तो पहुंच गया। देखिए बेटा, सपोज डिटर्मिनेंट डेल 1 1 2 3 5, हमने कहा कि सर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, आ रहा 5 माइनस 6 इज -1। अब एक ऑपरेशन लगाइए, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस 2R2। सो डेल 1, पहले तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, देखो ये 1 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, तो यहां कितना आ जाएगा 7। ये 2 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 10 इज 12, रेस्ट पार्ट इज सेम। सो ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया। हमने कहा अब सॉल्व करो, देखो बेटा 35 माइनस 36, मैजिक मैजिक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पर हमारे फंडामेंटल्स हमें धोखा दे रहे हैं। जहां काम करना चाहिए था एक्चुअल में वहां पर हमने काम नहीं किया। हम जल्दी जल्दी में हर चीज को पढ़ लेते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स इतने वीक हो गए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट पर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे सर, आप क्या बोलेंगे सर? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो यहां पर कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, कोई चेंज नहीं करना सर, कोई चेंज नहीं करना। बोलो यार समझे या नहीं समझे? आप सोच रहे हैं कि हम तो जो बोल रहे हैं सर उसका उल्टा ही सॉल्व करवा रहे हैं। सर सॉल्व नहीं करवा रहे हैं,
मैथमेटिक्स बता रही है, और जो मैथमेटिक्स बता रही है वही मैं आपको बता रहा हूं। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए वन लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, आर आई इज रिप्लेस्ड बाय K1 RI प्लस K2 RJ। बताओ डिटर्मिनेंट पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब इस बार मुझे पता आधे लोग तो जवाब ही नहीं देंगे, उनको अपने आंसर पे भरोसा रहा नहीं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, आप लोग दिल खोल के जवाब दीजिए, डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ओम नो, आशीष ने यस बोला है, शिवम ने यस बोला है, हर्षदा ने यस बोला है, बाकी स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स का मैं वेट कर रहा हूं। आप भले 10 सेकंड लो सोचने के लिए, पर रेस्पॉन्स तो चाहिए होगा। प्रतीक्षा यस, आकाश यस, कल्याणी नो, ऋषि नो, नेहा यस, समीक्षा यस। ऑफ कोर्स यहां पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका डिटर्मिनेंट K1 टाइम्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो इसमें दो ऑपरेशन ऐड हो गए। सबसे पहले आपने इस रो को K1 से मल्टीप्लाई किया, इस रो को K से मल्टीप्लाई किया, तो आपका डिटर्मिनेंट उतने टाइम्स हो गया। उसके बाद में आपने एक दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता। बोलो पॉइंट समझ में आया नहीं आया? अगर आपकी रो जो है जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हो उसका कोफिशिएंट 1 है तो नो इफेक्ट, लेकिन बेटा अगर उसका कोफिशिएंट K1 टाइम्स है, ऑलवेज रिमेंबर डिटर्मिनेंट विल आल्सो K1 टाइम्स। बोलिए एक बार यस और नो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं। क्लियर हो गया? ओके वेरी गुड। सो ओवरकम करने के लिए मल्टीप्लाई विथ 1 बाय K1, डिटर्मिनेंट को 1 बाय K1 से मल्टीप्लाई कर दो पहले से। सो क्या इफेक्ट होते हैं डिटर्मिनेंट के, वो मैंने आपको बता दिए हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, सेम कॉलम के लिए भी होता है। ये जो आपके पास में ऑपरेशन आ रहा है ना, एक्चुअल में इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, इसीलिए मैक्सिमम टाइम आप इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं। आपने देखा होगा डिटर्मिनेंट में आप बोलते हो R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस 3R2, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस 2R1, व्हाटएवर जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो, उसमें जिस रो में ऑपरेशन लगाते हो ना आप, उसका कोफिशिएंट 1 रखते हो जानबूझ के। क्यों रखते हो? क्योंकि ऐसा करने से डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। कुछ और बेसिक पॉइंट्स अगर मैं आपको बताता हूं, कुछ और बेसिक पॉइंट्स अगर बेटा मैं आपको बताता हूं तो देखो ध्यान से। अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें किसी भी रो या कॉलम के अंदर कंप्लीट जीरो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस कॉलम में कंप्लीट जीरो ना, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो होगी। तो आप क्या बोल सकते हैं? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो, then determinant value will be जीरो। बड़ा आसान है। सिमिलरली देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें 1 2 3 और यहां पर भी आ गया 1 2 3 और यहां पर आ गया 2 4 6, तो अगर आप कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्टली सेम है। जब ये एग्जैक्टली सेम होते हैं तो इन्हें बोला जाता है आइडेंटिकल कॉलम्स। अगर आप 2 और 3 को देखें तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब कॉलम नंबर 3 आएगा, इन्हें बोला जाता है प्रोपोर्शनल कॉलम्स। तो आप क्या बोलेंगे? इफ 2 रोज और कॉलम्स, एक ही कहानी, अगर रोज के साथ हो रहा है या कॉलम के साथ हो रहा हो, इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल और
proportional in a determinant, then determinant value will be 0. Determinant value will be 0. दोनों पॉइंट क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। अगर हर एक एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट 0, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल है तो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 रहने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट में कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक बार जल्दी से यस बोल दो यार सभी लोग, जल्दी से यस बोल दो एक बार सभी लोग। देखिए इसी सीक्वेंस में एक मैट्रिक्स आती है जिसे बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे लेकिन इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स ए इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए जो है उसे आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। कब बोलोगे? जब ए टी इक्वल्स टू आई हो या फिर ए टी ए इक्वल्स टू आई हो। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। कभी कभी एग्जाम के अंदर आपको आगे से गिवन होता है कि जो मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एग्जाम के अंदर आपको खुद को एक एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ता है ऑर्थोगोनल का। तो मैं बता देता हूं आपको, जब भी आपको जरूरत पड़े एक 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तो आप कंसीडर करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अगर आपको 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जरूरत पड़े तो आप लिखेंगे, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 0 0 0 1। ये दोनों ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। फॉर वेरिफिकेशन आप बोल सकते हो सर ए पता है, एटी फाइंड करो। हमने कहा एटी कैसे फाइंड करते हैं? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो ये देखिए फर्स्ट रो है बेटा, फर्स्ट रो, इसका कॉलम बना दिया हमने साइन थीटा कॉस थीटा। ये सेकंड रो है, इसका भी कॉलम बना दो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। हमने कहा अब a को 80 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए a 80 जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 1। देखिए जरा इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से, तो साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या बन रहा है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या बन रहा है आपके पास में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या बन रहा है बेटा 0। आप चाहे तो लिख दो, आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां क्या बन रहा है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अब सेकंड रो के लिए इसे पिक करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा इससे। तो यहां पर क्या बन रहा है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अभी बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आने वाले हैं। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन रहा है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो ओवरऑल आप बोल रहे हैं सर ए टी इक्वल्स टू 1 0 0 1। यही तो होता है आई। इसका मतलब हमने इसको ऑर्थोगोनल माना है और ये ऑर्थोगोनल प्रूव भी हो रहा है। तो जब भी एग्जाम में आपको जरूरत पड़े कि कोई ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए जो ऑर्थोगोनल हो, आप इसे प्रेफरेंस देंगे, इसे प्रेफरेंस देंगे। अगर आगे से उसके अंदर कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूं। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या, देखिए आप जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो देखिए आपके पास में है ए टी इक्वल्स टू आई। हमने कहा दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आप इसे क्या बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई।
ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और सभी लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास में, +1 और -1। सो आपके पास में एक और बहुत प्यारा इंफॉर्मेशन आ गया, एक और बहुत प्यारा इंफॉर्मेशन आ गया। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 होता है वो ऑर्थोगोनल होता है, नहीं। मैं बोल रहा हूं जो भी ऑर्थोगोनल होगा उसका डिटर्मिनेंट +1 और -1 होगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, यस और नो। एक बार सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। धीरे धीरे हम अपने कोर्स को थोड़ा सा पिकअप भी करेंगे, थोड़ा सा स्पीड भी लेंगे। जहां पर हमें टाइम देने की जरूरत होगी वहीं पर टाइम देंगे। ये सब पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन पर टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड। चलिए फोकस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए मैंने बताया ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और ये है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। कभी कभी बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता कि मैट्रिक्स हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, नंबर्स की फॉर्म में भी आ जाती है मैट्रिक्स, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी लोग जानते हैं, यहां से जितनी भी मैट्रिक्स बन रही है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो ऑर्थोगोनली मिल रही है। जैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, साइन थीटा होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, तो ये आ गया 4/5। कॉस थीटा क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये बन गया बेटा 3/5। सो ये बन जाएगा 3/5, ये बन जाएगा 4/5। तो आप चेक करेंगे तो ये भी आपके पास ऑर्थोगोनली मिलेगा, मतलब साइन थीटा यहां से उठा के रख दिया, कॉस थीटा यहां से उठा के रख दिया। अगर आप कोई दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं 12 5 13, सो ऐसे में जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 13, बताओ पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको ये मैट्रिक्स पसंद नहीं आ रही हो तो आप एग्जाम में इस मैट्रिक्स को कंसीडर करके भी अगर कोई स्टेटमेंट वेरीफाई करना हो, जरूरत पड़े एग्जांपल लेने की, तो आप इस मैट्रिक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है, ये जस्ट याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। जब हम ऑर्थोगोनल वेक्टर पढ़ेंगे तब इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। बताओ एग्जाम्पल कंसीडर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर एग्जाम में कोई भी 2x2 या 3x3 का मैट्रिक्स आपको कंसीडर करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। बोलिए यस और नो, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बेटा, कहां तक ले लिया था स्क्रीनशॉट, मेरे ख्याल से जरा बताएंगे क्या इसका स्क्रीनशॉट हो गया था, यस और नो। कोई बात नहीं, यहां से वापस ले लेते हैं, यहां से आई थिंक यहां तक हो गया था, यहां तक हो, इसका स्क्रीनशॉट हो गया था, जरा बताएं यस और नो। 7 नंबर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी ले लो वापस। ये बेसिक्स मैंने आपको यहां पर बताया बेटा। जब ये बेसिक्स अच्छे होंगे तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट के ऊपर, इनवर्स के ऊपर, फिर हम पहुंच जाएंगे हमारे कोर पार्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, और उसकी मदद से हम लोग यहां पर डील करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और वहां से हम लोग मूव करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर, और इस तरीके से हम अपना पहला चैप्टर खत्म कर देंगे जिसके अंदर हमसे 3 से 4 नंबर का पार्ट गेट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 8 से 10 घंटे का कंटेंट है और उससे आपको 4 नंबर मिल रहा है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
चलिए एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर। द नंबर ऑफ n क्रॉस n matrices with each element being 0 or 1 are A option 2 की पावर n, B option 2 की पावर n स्क्वायर, C option 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, D option 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में मैट्रिक्स में P एंड C मिक्स कर दिया मैंने, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना तो हर कोई सॉल्व कर नहीं पाता। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते, तो आप इसे आराम से घर पे सॉल्व कीजिएगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल, द नंबर ऑफ पॉसिबल n क्रॉस n सिमेट्रिक matrices with each element being 0 or 1 are again same option। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और ये दोनों क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आएंगे। चलिए बताइए आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई, मजा आया पढ़ने में, कुछ नई चीजें आप लोगों ने सीखी? डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलना चाहिए। हालांकि अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से ऐसा नहीं कि पूरी क्लास में आपको सब कुछ नया सीखने को मिला, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स आपको जरूर नए मिले होंगे। एक्चुअल में जब बेसिक्स आपके बन जाएंगे उसके बाद में हम लोग कुछ अच्छी चीजें डील करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से भी पता होती है, लेकिन हमारा काम होता है कि बिल्कुल जीरो से बताना। अगर कोई भी बेसिक पॉइंट, जैसे आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देखा, कुछ स्टूडेंट्स ने उसका जवाब गलत दिया था, जबकि वो बहुत बेसिक है। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी पॉइंट को छोड़े ना, हर एक पॉइंट को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए। मुश्किल से 45 डेज का कोर्स है आप लोगों के लिए, और इस 45 डेज में हम लोग इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा के जाएंगे कि आप सफिशिएंट मार्क्स गेट एग्जाम में गेन कर लेंगे। बस आपको इतना करना है कि आप अपने क्लासेस को कभी भी मिस ना करें, कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर रहे। क्लियर है? मैंने अपना नंबर कल भी शेयर किया था, मैं फिर से शेयर कर देता हूं। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7742020422। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है। आशीष स्क्रीनशॉट इसी स्लाइड का या बाकी स्लाइड का भी? बाकी स्लाइड के तो स्क्रीनशॉट मैंने दे दिए हैं, इस स्लाइड का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए सो बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप रेगुलर बने रहिए ताकि हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं हमें ऐसा लगे कि हम वाकई में उन स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं जो चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना करें कि लाइक 4 दिन क्लास करके 2 दिन नहीं करे फिर वापस आ जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारा मोरल जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा कि हम इतना एफर्ट दे रहे हैं और आप लोग सेम रेस्पॉन्स दे नहीं रहे। इसलिए हम जितना एफर्ट दे आपको उससे डबल एफर्ट देना है, ताकि हम दोनों मिलकर इस 45 डेज का जो कोर्स है उसमें इतनी सारी चीजें पढ़ ले जितने लोग 6 महीने में नहीं पढ़ पाते। चलिए थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं शार्प 8 बजे। जिस तरह से आज आपने एग्जैक्टली 8 बजे क्लास ज्वाइन की थी, उम्मीद करता हूं कल भी बिल्कुल इसी तरीके से 8 बजे आप क्लास ज्वाइन करेंगे। अगर कोई भी चेंजेस होता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके अंदर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।